हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए पढ़ते हैं कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी की पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। तो दोस्तों, इससे पहले पूरी छठी क्लास की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है हमने। उसके पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आप अच्छे से कक्षा छठी की एनसीईआरटी को रिवीजन करना। इसको पूरा प्ले इसमें दी गई पूरा हर चैप्टर का वीडियो दी गई है, उसको अच्छे से रिवीजन करना। आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, पादपों में पोषण, कक्षा छठी। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि कक्षा छठी में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक कौन-कौन दोस्तों? देखिए, भोजन घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के ये घटक है। दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए ये घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इसे ही पोषक कहते हैं। पोषक किसी का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इसको ये घटक है, इसे पोषक कहते हैं। कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधों अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पादप पौधे अपना स्वयं भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर करते हैं। दोस्तों, मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। जानना चाहती हैं कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। कि पादपों में पोषण विधि केवल पदार्थों की ऐसे जीव है। आइए 1.1 में देखते हैं कि पादपों में पोषण विधि की जानते हैं। पादपों में पोषण विधि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पादप उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। दोस्तों, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण वह स्वपोषण तथा उसे स्वपोषण कहलाती है। अतः पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसे पादपों को जो स्वयं संश्लेषित करते हैं भोजन को। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। अन्य जीवों पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। दोस्तों, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, यहाँ देखिए, इसको समझना पड़ेगा। स्वपोषी, विषमपोषी को स्वपोषी उसे कहते हैं दोस्तों, जो स्वपोषी वो होता है कि पोषण, स्वपोषण, विषमपोषी, ये तीन चीज दिया गया दोस्तों। तीन चीज को समझते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ये हो गया पोषण हो गया। अब समझते हैं स्वपोषी क्या है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिसमें स्वपोषण मतलब स्वयं संश्लेषित करना। यहाँ दिखाइए दोस्तों, स्वपोषण मतलब स्वयं संश्लेषित करना। और आगे एक है कि ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? पोषण। विषमपोषी किसे कहते हैं दोस्तों? जंतु एवं अधिकतर जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं। जो अन्य पादपों द्वारा, जो जंतु अधिकतर अन्य जीव जो अन्य पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी में जंतु, जीव, जैसे मनुष्य को भी कह सकते हैं दोस्तों विषमपोषी, क्योंकि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। अन्य जीवों द्वारा। पहले जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते। ये पहले जानना चाहती है कि पादपों द्वारा हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज क्यों नहीं बना सकते। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? कि बोलते हैं कि भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश की कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं तथा खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आइए जानते हैं 1.2 प्रकाश संश्लेषण के बाद पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। आइए जानते हैं कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पत्तियां में ही होते हैं। पत्तियां से द्वारा भोजन बनाती हैं। इसलिए बोला गया है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उसकी पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में वो जो जानना चाहता है कि जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। कि वो जो जानना चाहता है कि जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। कि उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित
सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। आइए सबसे पहले ये रंध्र द्वार 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 कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। आइए देखते हैं ये आगे क्या कहते हैं। कोशिका के बारे में दिया गया। आप देखा है कि देखिए दोस्तों इसको चित्र 1.1 में कि देखते हैं कोशिका चित्र 1.1 देखते हैं कि आपने देखा कि कोशिका का आरेख चित्र दिया गया है यहाँ दोस्तों चित्र 1.1 में। ये कोशिका देखिए कोशिका आरेख इसमें क्या है, इसमें ये केंद्रक दिखाया गया है। ये कोशिका द्रव दिखाया गया है और कोशिका झिल्ली, इसको देखो दोस्तों ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली दिखाया गया है। आइए कोशिका के बारे में जानते हैं। आपने देखा कि इमारतों ईंट से बनती है। इमारतों जो होते हैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंग जो ईंट से बनी थी। इसी प्रकार जीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है। जीवों का भी शरीर क्या होता है, सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिकाएं कहलाते हैं। जो क्या कहलाती है कोशिकाएं या सेल कहलाती हैं, जो सूक्ष्म इकाई से बनते हैं। कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्रा एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली वाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका क्या होता है, एक पतली वाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका क्या होता है, एक पतली वाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका कहते हैं एक पतली वाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्र कहलाती है। ये सुस्पष्ट संरचना चित्र 1.1 में दिखाया गया दोस्तों। केंद्र देखो, केंद्र चित्र 1 में यहाँ दिखाया गया। केंद्र चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। केंद्र क्या होता है कि एक जेली के समान एक पदार्थ से देखो दोस्तों, यहाँ एक केंद्र होता है कि एक कोशिका द्रव से घिरा होता है, जेली के समान ये घिरा हुआ होता है। जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। जिसे कोशिका द्रव कहते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव से घिरा होता है। यहाँ देखिए चित्र 1.1 में दिखाया गया है। यहाँ चित्र 1.1 में दिखाया गया है। आइए आगे बात करते हैं कि रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, तो यह रंध्र द्वारकों द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये रंध्र क्या होते हैं, द्वारकों द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। जल एवं खनिज क्या होते हैं दोस्तों, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ये वाहिका नली के समान होते हैं। ये वाहिका क्या होते हैं दोस्तों, नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये होता है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। तो पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये कोशिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अवश्य अध्याय में पढ़ा। पहले क्या कहती है ये जानते हैं। पहले जानना चाहती हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग में ये बोलता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्यों होते और भागों में क्यों नहीं होते। आइए जानते हैं इसके बारे में। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है दोस्तों। पत्तियों क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है, इसलिए पत्ती हरा दिखता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और सौर प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। दोस्तों क्या करता है क्लोरोफिल, क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश का ऊर्जा का ग्रहण करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य संश्लेषण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। कि सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जो होता है दोस्तों खाद्य संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा ग्रहण संग्रहित की जाती है। तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण न होने की उपस्थिति में पादप का अस्तित्व नहीं होगा। दोस्तों तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादप को कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो भोजन नहीं बना पाएगा। जैसे आदमी भोजन नहीं करेगा तो जी नहीं पाएगा, उसी तरह वो भी है। तो सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। हाँ दोस्तों, कि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। हाँ दोस्तों, यह प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते असंभव है, संभव नहीं हो सकता है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएगा, तो उसे जीव जंतु को भी भोजन नहीं मिलेगा, आदमी को भी नहीं मिल पाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जिसे चित्र 1.2 देखते हैं। चित्र 1.2 यहाँ दोस्तों देखिए, चित्र 1.2 में दिखाया गया है कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का या काट चित्र दिखाई गया। दोस्तों देखिए क्लोरोफिल को दिखाया गया है कि ये द्वार कोशिका है। देखिए दोस्तों, ये द्वार कोशिका है। यहाँ क्लोरोफिल को दिखाया गया है। क्लोरोफिल या कौन है, ये रंध्र है दोस्तों। ये देखिए, ये रंध्र है।
पत्ती का काट, ये एक पत्ती में दिखाया गया क्या क्या होता है कि क्लोरोफिल युक्त दर्शाते हुए किसी पत्ती का ये काट दिखाया गया है कि क्लोरोफिल क्या होता है, द्वार द्वार कोशिका क्या होता है, रंध्र क्या होता है, ये दिखाया गया। ये सबसे पहले पत्ती देखिए दोस्तों, ये पत्ती लिया गया सबसे पहले, ये पत्ती का ये यहाँ छोटा भाग लिया गया, ये रंध्र, ये पत्ती लिया गया और इस पत्ती को यहाँ दिखाया गया कि रंध्र द्वार, ये रंध्र द्वार हो गया दोस्तों, कि ये रंध्र द्वार हो गया, कि ये द्वार कोशिकाएं, ये देखो दोस्तों ये द्वार कोशिका दिखाया गया है, एक पत्ती का दिखाया गया, एक पत्ती का छोटी हिस्सा ये दिखाया गया और इसमें छोटी हिस्से में ये होता है कि ये यहाँ रंध्र द्वार हो गया, या द्वार कोशिका हो गया, यहाँ रंध्र हो गया, यहाँ ये क्लोरोफिल हो गया, ये होता है दिखाया गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो चित्र 1.3 में ये चित्र देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ये चित्र 1.3 में देखते हैं, देखिए दोस्तों चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र दिया गया है कि सौर ऊर्जा यहाँ दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं, किस तरह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सौर ऊर्जा पत्तियों में क्लोरोफिल, ये जल एवं खनिज वो देखिए दोस्तों यहाँ दिखाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र दिखाया गया कि देखिए दोस्तों एक पत्ती क्या करते हैं कि सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, एक पत्ती सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल, यहाँ क्लोरोफिल बनते हैं। और देखिए दोस्तों और जमीन से क्या लेते हैं, जल एवं खनिज, जमीन से क्या लेते हैं, जल एवं खनिज लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर्शाए गए हैं, दिखाए गए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आइए आगे बात करते हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल बनाते हैं सूर्य। या सबसे पहले दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश की स्थिति में और क्लोरोफिल बनाते हैं। उसके बाद मुक्त और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। मुक्त क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं पत्तियों में। तो और मुक्त क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन उसको क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निमुक्त होती है तथा कार्बोहाइड्रेट अंतर मण या स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं दोस्तों, मण या स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ये पत्तियों में स्टार्च का उपस्थिति क्या दर्शाता है दोस्तों, प्रकाश प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आइए भुजों क्या करती जानते हैं। भुजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा दूसरे भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहती हैं कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जानना चाहती क्या पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कि वो कहते हैं कि भुजों ने देखा कि पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी, भूरे रंग की बताया। वह जानना चाहती है इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होती है। तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के, हाँ दोस्तों उसमें भी रंग उसमें होते हैं। पादपों के अतिरिक्त पादपों के दोस्तों हर भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियों सल तथा शुल रूपों में हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आइए जानते हैं क्रियाकलाप 1.1 देखते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक ही प्रकार के एक को अंधकार या अथवा काले बक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए। मतलब कि दोनों पत्तियों में आयोडीन, तो दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए कि अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 या 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए कि तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। तो अपने परीक्षण या अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण जैसे रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में भी उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का पश्चादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। ये चित्र 1.4 में आइए देखते हैं। 1.4 में देते हैं। हाँ देखिए दोस्तों चित्र 1 में विभिन्न रंगों की पत्तियां में भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं कि इसमें बोला गया है कि क्या कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण या रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। दोस्तों हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का पश्चादन कर देते। कि होता है कि दोस्तों लाल, भूरे रंग क्या करते हैं, हरे रंग को पश्चादन कर देते। पश्चादन मतलब उसको मतलब हरे रंग दूसरा रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरा रंग में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, जैसे हरे रंग को ढक लेते हैं। जैसे चित्र 1.4 में देखिए दोस्तों हरे रंग को किस तरह ढक दिया गया है। चित्र हरे रंग को ढक लेते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं। या देखिए इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों इन पत्तियों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो हरे, जो लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण होते हैं कि अपने गीली दीवारों पर तथा तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे
अब पंखी या काई जैसी पादप देखे होंगे कि काई जैसे काई लग जाता है कि अपने दीवारों या तालाब तथा गहरे हुए जलाशय में, तो देखे होंगे। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनती है। ये समानता क्या होती है दोस्तों? कुछ जीवों के कारण, वृद्धि के कारण, जिसे शैवाल कहते हैं। जिसे शैवाल किसे कहते हैं? कि जैसे दोस्तों अपने दीवार या तालाब या अथवा गहरे गहरे हुए जलाशय में हरे हरे अपंखी इकाई जैसे पादप देखे होंगे। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? कि बोलते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? कल्पना इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। इसमें क्लोरोफिल होने के कारण ये क्या होते हैं? हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन, शैवाल भी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना। दोस्तों ये हरा क्यों दिखता है? इसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए कारण ये हरा, जिसके कारण ये हरा दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन, शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण होता है। कि पादपों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का भी संश्लेषण होता है। कि अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप या पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कि अभी पढ़ा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप या पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट द्वारा संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों या संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन या नाइट्रोजन पदार्थ है जिसमें कार्बन या ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। कि बोला गया है कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कि परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं करते हैं। पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जैसे मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निमुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। कि विलय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। कि संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन अथवा वसा संश्लेषित करते हैं। आइए जानते हैं कि 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या है। कि कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं हो पाया जाता है। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपना पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कि दोस्तों ये बोला गया है कि मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप की अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी वही होता है जो पादपों पर निर्भर होते हैं। कि मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह ये पादपों की अपने पोषण के लिए पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। इसे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जिसे चित्र 1.5 में दिखाया गया दोस्तों। चित्र 1.5 परपोषी पादप द्वारा अमरबेल क्या होता है दोस्तों? कि अमरबेल ऐसी चीज है जो दूसरे पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। जैसे अमरबेल आपने देखा होगा कि कहीं इस तरह का पौधा आपने देखा होगा कि पौधे के ऊपर ये इस पीले रंग का ये अमरबेल है। इसको अमरबेल कहते हैं। ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित पर रहते हैं, दूसरे की खाद्य भोजन बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। उसे परपोषी पादप अमरबेल कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि अमरबेल क्या है? एक परपोषी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। तो क्या आपको यह एक वृक्ष तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग का संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप या इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर ये आरोहित मतलब जिस पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। कि वे क्या करते हैं कि अमूल्य पोषक से वंचित रहते हैं। जैसे क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, पर अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी पादपों पर भी परजीवी है? आपको इस पर विचार करना चाहिए कि अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। कि पहले जानना चाहती हैं कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है? कि क्या आपने ऐसे दोस्तों ये भी परजीवी है? कि क्या आपने अपने ऐसे पादपों को देखा है, उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी पादप जो जंतुओं का भी भक्षण करते हैं दोस्तों। वो हमारे इंडिया में नहीं है। तो ऐसे पादप है तो जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं। जैसे क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे या हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में दिखाए के पादप को देखिए। ये चित्र 1.6 में देखिए, जैसे घटपर्णी या फीचर पादप में घरे ढक्कन जैसी संरचना होती है। दोस्तों हमारे इंडिया में भी होते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं उस पर थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में दोस्तों। कि जैसे देखिए ये घटपर्णी है दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं कि फीचर या पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी ये संरचना होती है कि जो ही कोई भी कीट पतंग आते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, ये इसमें फंस जाते हैं, ये इसी अपना भोजन या ढक्कन तो इसमें
ये ग्रहण करती है पादप, घट में रूपांतरित होती है कि घटपानी पिक्चर पादप घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। चित्र 1.6 में दिखाई कि इसकी घड़े या घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। पत्ते का शीर्ष भाग क्या करते हैं? घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं कि घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात ऊर्ध्वमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो या उनके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है कि घड़े में उपस्थित पाचक रस होता है क्या? पाचक रस द्वारा कीटों द्वारा पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वो जो भ्रमित है, यदि घटपानी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? परजीवी 1.4 जानते हैं कि 1.4 परजीवी। आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे कि आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे, जिसे चित्र 1.7 में दिखाई गए। मशरूम या छत्रक, ये चित्र 1.7 देखो दोस्तों, यहाँ चित्र 1.7 छत्रक के पैकेट या सरी गली वस्तु पर उगा छत्रक आपने ये देखा होगा, आपने इसे मशरूम कहते हैं। वो नहीं जो दोस्तों आपने देखा होगा कि गाय के जो होता है कि गाय भैंस की जो होते हैं कि वो कहते हैं गोबर के ऊपर वो उग जाते हैं, वो नहीं है। कि आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे, ये चित्र 1.7 देख लिया। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सरी गली या टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। मुझे जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, कि इनमें प्रणाली के समान मुख नहीं होता है। की प्रणाली के समान से मुख नहीं होता है। ये हरे पादपों के समान भी कि नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। कि ये बुझो जानना चाहते हैं कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तथा इनमें प्रणालियों के समान मुख नहीं होता है। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं कि क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्रियाकलाप 1.2 ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। तो इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिनों के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई देने लगे। जिसे चित्र 1.8 में देखें दोस्तों। चित्र 1.8 में किस तरह से संरचना दिखाई दे। ब्रेड पर उगते हुए कवक ये दिखाई गया। चित्र 1.4 में ब्रेड पर किस तरह कवक उगते हैं। ये संरचनाएं सफेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकते हैं। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने परीक्षण को नोटबुक में लिखिए, तब बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। ये कवक या फंजाई कहलाता है। रुई के समान ये संरचना दिखाई दे दोस्तों। देखिए यहाँ दिखाया गया है इसको, ये देखिए इस तरह संरचना दिखाई देगा आपको, इसका लिया गया है। ये जीव कवक या फंजाई कहलाता है। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी या सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और जिसे वे विलन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलय का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, ये मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। कि जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसे मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। जो होता है मृत जीव पोषक प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। जो मृत जीवी पोषक प्रणाली का उपयोग करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े तथा अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। ये होता है अभिभावकों द्वारा कवक द्वारा होने वाले नुकसान। पहले ही को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती हैं कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे पदार्थ अथवा उत्पादन पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। जब नम एवं उष्ण होते हैं, वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि आप अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। कि बुझों को याद है कि उनके दादाजी ने बताया कि एक बार उनकी गेहूं फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। तो वह जानना चाहता है कि क्या कवक कारक भी होते हैं। पहले ने बताया कि यीस्ट
एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतु मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होते हैं। तो कि दोस्तों ये पहले बताया गया यीस्ट कवक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतु मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक का औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जंतु हानिकारक है, कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं जैसे औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक का पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इन संबंध का विशेष महत्व है। जैसे कुछ वृक्षों की जड़ें में भी रहते हैं, बोलते हैं कि कवक क्या होते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण से सहायता मिलती है, कि बदले में उसे जल एवं पोषक के अवशोषण सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं कि इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, कि शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल में क्लोरोफिल, जब दोस्तों ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल मतलब क्या, क्लोरोफिल, और कवक मतलब क्लोरोफिल नहीं। इसमें शैवाल मतलब क्लोरोफिल और कवक मतलब क्लोरोफिल नहीं। कवक शैवाल को रहने का स्थान या आवास, कवक क्या करता है कि शैवाल को रहने का स्थान या आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। कि बदले में क्या करता है शैवाल, ये दोनों दोस्तों की म्यूचुअल रिलेशन कर सकते हैं इसको दोस्तों, इसको सहजीवी संबंध। कि करता है क्या कवक कि दोस्तों शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक क्या करता है कि शैवाल को रहने का स्थान देता है, आवास देता है। कवक क्या करता है, शैवाल को और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जल एवं पोषक तत्व क्या करता है, कवक उपलब्ध कराता है। बदले में क्या देता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, खाद्य कवक को देता है। बदले में क्या होता है, खाद्य कवक देता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होते हैं, कि मृदा पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचों के लॉन एवं गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। कि आप पढ़ चुके हैं कि पादप क्या करते हैं, मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादप करते हैं मृदा से खनिज, मिट्टी से क्या करते हैं, खनिज एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में उनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं और पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। कि मृदा जब पादपों द्वारा लगातार उपयोग की जाती है, मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होते हैं, मृदा में उर्वरक एवं खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्धि के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञात हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा कि पादप से खनिज पोषक तत्व, मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद की नाइट्रोजन, फास्फोरस की पादप पोषक होते हैं, जो पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है। इसी कारण इसमें क्या करते हैं, पुनः हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें मृदा को पोषक तत्वों को सम्मिलित करने के लिए भूमि उर्वरक खाद मिलाते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञात हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समानता नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। क्या होता है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे दोस्तों दलहन के पौधे क्या होते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए क्या होते हैं, नाइट्रोजन का अधिक स्थिरीकरण करते हैं। ये पढ़ेंगे आगे। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग किस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु को राइजोबियम कहलाते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आपको जो पूछा हुआ दोस्तों, राइजोबियम क्या है, तो आपको ये एग्जाम में पूछेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं राइजोबियम, क्या करते हैं नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में क्या करते हैं, परिवर्तित। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं, विलय पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ये चना मटर, राइजोबियम किसमें होते हैं, चना मटर मूंग से जितने भी दलहन पौधे हैं फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ये राइजोबियम कितने दलहन पौधे होते हैं दोस्तों, और क्या कहते हैं कि उसको नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन के विलय पदार्थ परिवर्तित करते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना मटर तथा फलीदार पादपों में जड़ों में रहते हैं, तो उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास, इसके बदले क्या कहते हैं, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को क्या करते हैं, आवास देते हैं, तो खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। उसमें क्या होता है, तो पादप और राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है कि राइजोबियम जीवाणु को खाद्य प्रदान करते हैं तथा इसके बदले पादप क्या करते हैं, राइजोबियम को आवास देते हैं तथा खाद्य प्रदान करते हैं तथा उनमें सहजीवी संबंध है। इस संबंध को किसानों के लिए महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। कि हाँ दोस्तों की दालों की फसलों के लिए नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं राइजोबियम जीवाणु। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानता उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है दोस्तों। दाल फसल उगाने के बाद समानता उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। कि बहुत कम पादप ही क्या होते हैं, अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण
पोषण प्राप्त करते हैं कि सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं कि सभी प्राणी अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है कि उस विषमपोषी की सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, तब उसे विषमपोषी कि सभी जीवों क्या करते हैं कि पादपों पर निर्भर रहते हैं या प्राणियों या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। जो पादप या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी विषमपोषी आपसे पूछा क्या है विषमपोषी की जो अन्य पादप या प्राणियों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? हाँ, कह सकते हैं दोस्तों, कीट भी विषमपोषी है। दोस्तों, आपने इस शब्द का चर्चा कर चुके हैं हमने। स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीट भक्षी, पादप, पोषक, परजीवी या प्रकाश संश्लेषण, परजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक। एक बार इसको दोस्तों एक पूरा वीडियो को दोबारा से देख लेना, पूरा इस जितने शब्द है ये क्लियर हो जाएगा आपको दोबारा रिजल्ट। आइए देखते हैं कि सारांश आपने क्या सीखा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीवी के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैसे पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे परजीवी कहलाते हैं। कवक क्या करते हैं कि अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैसे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पदार्थ परजीवी हैं कि वे परजीवी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीवों अपने पोषण हेतु एक दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, अतः उसे विषमपोषी कहते हैं। अपने स्वपोषी विषमपोषी के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। इसको अभ्यास करना, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप इस चैप्टर में कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसको अभ्यास करना, एक बार दोबारा वीडियो को देखना, इसको अभ्यास करना, मैं धीरे धीरे स्लाइड करना, इसको अभ्यास करना। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही इस क्लास में। अगले दिन देखेंगे अगले क्लास।